खैर की शैतानी की साजिश से लेकर पाकिस्तान की एंट्री तक पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात संविधान की आत्मा पर प्रहार की करेंगे। जम्मू कश्मीर, जहां कल तक लोकतंत्र की दुहाई देकर चुनाव की मांग हो रही थी, आज उसी जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुने विधायकों ने संसद के सम्मान पर तगड़ा आघात किया। वक्फ संशोधन के विरोध के नाम पर बिल की कॉपियां फाड़ी गई, जो राष्ट्र के विधि सम्मत विवेक पर की गई एक वैचारिक हिंसा नहीं है, बल्कि उस संवैधानिक चेतना पर सीधा प्रहार है जिसकी नींव पर लोकतंत्र खड़ा है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले विधानसभा में नाराए तकबीर जैसे नारे लगाते हुए लोग सुनाई दिए, यानी चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा विपक्ष का मजहबी मंच बन गई हो। लोकतंत्र की वेदी पर नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे, क्या विरोध के पीछे विपक्ष का यही असली एजेंडा था? संसद ने जिस बिल को पास किया, उसकी प्रतियां विधानसभा में टुकड़े टुकड़े कर दी गई। अभिव्यक्ति के नाम पर ऐसा लोकतंत्र के आंगन में तांडव हुआ कि गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। इसको प्रॉपर्टी एसेट बनाना, इसको प्रॉपर्टी के प्रिज्म से देखना, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स एन इशू ऑफ फेथ एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही बिल की कॉपियां फाड़ी गई, विधानसभा में बवाल मच गया। सिलसिलेवार तरीके से देखिए तो समझ आएगा विरोध के नाम पर विधानसभा में क्या कुछ हुआ। पहले विपक्ष का हंगामा, फिर सदन स्थगन पर बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे पूरी विधानसभा किसी जंग के अखाड़े में बदल गई हो। कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ उसका उल्लंघन है। डेमोक्रेसी में सिर्फ नंबर्स मैटर नहीं करते, हमें तो विश्वास में लेना था ना, हमारी भावनाओं की तो कदर करनी थी ना। संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते ये कांग्रेस के नेता भूल गए कि जब किसी विधेयक की प्रति को फाड़ा जाता है तो वो केवल कागज नहीं फटता, बल्कि उस प्रक्रिया का अपमान होता है जो बहस, मंथन और मतदान की पवित्र अग्नि से गुजरी होती है। लेकिन सवाल वही, विरोध के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अग्नि परीक्षा में पास किए हुए बिल को फाड़ना कैसा विरोध है? क्योंकि इसे फाड़ना उस सामाजिक अनुबंध को तार तार करना है जो हमें भारत के लोग कहने का साहस देता है। वक्फ पर सिर्फ मुसलमान खेमे से ही बयानबाजी नहीं हो रही है, इधर भी हिंदू खेमा जो है वो भी इधर उधर के बयान दे रहा है। इधर तो वक्फ पर पाकिस्तान की एंट्री तक करा दी गई है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ की जमीनों पर सवाल खड़े करते हुए भारत में पाकिस्तान होने की बात तक कह डाली। जितना पाकिस्तान के पास लैंड है उतना वक्फ बोर्ड के पास लैंड है। सुना अपने गुरु ज्ञान, वक्फ पर पाकिस्तान की एंट्री क्यों और कैसे हुई? सनातन बोर्ड का झंडा उठाने वाले देवकीनंदन ने जब वक्फ संशोधन विरोधियों को निशाने पर लिया तो बात विपक्ष पर नहीं खत्म हुई, बल्कि बिल के विरोध में पड़े वोटों के बहाने भारत के पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाने की चिंता भी जाहिर की। जिससे हमारा देश न जाने किस दिन पाकिस्तान बन जाए और किस दिन बांग्लादेश बन जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप और हम सभी। देवकीनंदन यही नहीं रुके, दावा किया कि जितना बड़ा पाकिस्तान है, वक्फ के पास भारत में उतनी जमीनें हैं। जितना पाकिस्तान के पास लैंड है उतना वक्फ बोर्ड के पास लैंड है, उतना ही। एक पाकिस्तान पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान हिंदुस्तान में, और वो हुआ वक्फ बोर्ड बनने के कारण। भले ही ये बयान सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन देवकीनंदन ने अपने इस बयान के जरिए जरूर वार्निंग दे दी है कि अगर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करोगे, बहुसंख्यकों के विरोध में खड़े होगे, तो सनातनी एक दिन सियासत करने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार के स्टैंड के बाद बिहार में मुसलमान नेताओं का जेडीयू से मोहभंग हो रहा है और अब नीतीश कुमार की पार्टी में मुसलमान नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है, जिसके बाद बिहार जेडीयू में भगदड़ मच गई है और नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र से एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वाले मुस्लिम नेताओं ने खुले मंच से सीएम नीतीश के खिलाफ नाराजगी जताई। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले मुस्लिम नेताओं के नाम आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये सभी नेता ढाका विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू से जुड़े थे, लेकिन अब इन्होंने एक साथ पार्टी छोड़ दी है और नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। जेडीयू की ओर से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद से ही पार्टी में नाराजगी बढ़ी है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के मुताबिक वो नीतीश कुमार को मुसलमानों का हितैषी समझते थे, लेकिन नीतीश ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया और इसीलिए पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज हैं। हालांकि जेडीयू इस्तीफे की खबरों को फर्जी बता रहा है, लेकिन चुनावी साल में पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी
एनडीए की सहयोगी जेडीयू के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मणिपुर के थौबल जिले में हिंसा की आग भड़क उठी, जहां वक्फ बिल का समर्थन करने पर भीड़ ने बीजेपी नेता के घर में तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। ये टूटा फूटा बिखरा हुआ सामान और आग की लपटों में घिरा ये मकान मंजर थौबल जिले के लिलांग विधानसभा क्षेत्र का है, जहां रविवार रात भीड़ ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद असगर अली के घर पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पहले तो बीजेपी नेता के घर में तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। ये घटना असगर अली के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई, जिसमें उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था, जिसके बाद गुस्साई भीड़ उनके घर के बाहर पहुंच गई। भीड़ ने पहले तोड़फोड़ की और बाद में घर को आग लगा दी। इस घटना के बाद अली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने पिछले बयान के लिए माफी मांगी और वक्फ कानून पर विरोध भी जताया। बिहार में अघोषित ही सही चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले अमित शाह और अब राहुल गांधी भोजपुरी लैंड पर सियासी बैंड बजाने लगे हैं। राहुल गांधी आज बिहार के बेगूसराय पहुंचे और पलायन रोको यात्रा में हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन पदयात्रा से ज्यादा चर्चा उनकी व्हाइट टी शर्ट की रही। दरअसल राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट वाली रणनीति के पीछे कई कारण हैं। पहला तो व्हाइट टी शर्ट से आइकॉनिक पहचान मिलती है। दूसरा मकसद राजनीतिक संदेश देना रहा, क्योंकि सफेद रंग एकता और समानता का प्रतीक है। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट आंदोलन का प्रतीक भी रही है, लेकिन बिहार में व्हाइट टी शर्ट प्लान के पीछे राहुल गांधी की रणनीतिक चाल क्या है, वो आपको हम समझाते हैं। बिहार के बेगूसराय में ये जनसैलाब राहुल गांधी की पदयात्रा का है। नजर जहां तक जाएगी भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। वो अलग बात है रैलियों की भीड़ से सरकारें नहीं बना करती। जिस चंपारण की धरती से गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था, उसी बिहार में राहुल गांधी ने कई न्याय अधिकार रैलियां की। आज भी पटना में उसकी झलक दिखी, लेकिन ऐन पहले रणनीति बदली और बिहार में राहुल गांधी का व्हाइट टी शर्ट प्लान एक्टिवेट हो गया। वही अंदाज, वही स्टाइल, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो बिहार के रण में कमर कस चुके हैं। अंजाम जो भी हो, लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। भारत में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बना के एकदम ले गए। तस्वीरों में दिखा किस तरह पूरा हुजूम सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा था। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की रणनीति। सफेद टी शर्ट राहुल गांधी की नई पॉलिटिकल यूनिफॉर्म बन गई तो इसके पीछे खास वजह है। पहला, सादगी और पारदर्शिता की प्रतीक। दूसरा, दादा नेहरू की तरह अपनी एक आइकॉनिक पोशाक पहचान बनाना। तीसरा, सफेद रंग से एकता और शांति का संदेश देना। चौथा, कपड़ों से हटाकर फोकस मुद्दों पर लाना, क्योंकि सफेद रंग से विजुअल डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है। यानी राहुल गांधी ने पूरी रणनीति के साथ व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का आगाज किया है। अब देखना होगा 19 सीटों पर सिमटी कांग्रेस बिहार में कितना कमाल दिखा पाती है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो पश्चिम बंगाल के 25,000 टीचर बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर भर्ती में लगातार घोटाले का आरोप लगा रही है। हालांकि अब ममता बनर्जी ने एक नया दांव चल दिया है और शीर्ष कोर्ट के फैसले से नाउम्मीद हो चुके शिक्षकों को ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में फैसले से प्रभावित टीचर्स को बुलाया और उन्हें उम्मीद देते हुए उनके साथ खड़े होने की बात कही। साथ ही विपक्ष पर शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का भी आरोप लगाया। शिक्षा व्यवस्था के भेंगे फेलार जोन्नो एकटा चक्रांत चलछे, एकटा परिकल्पना चलछे। 9, 10, 11, 12 टीचाररा गेटवे ऑफ द हायर एडुकेशन तारा तैरी करे, तारा अनेके खाता देखछे, तारा अनेके गोल्ड मेडलिस्ट आछे, तारा जीवने भालो रेजाल्ट करे एसछे, सबाइके चोर बोले दिच्छेन। इधर फैसले पर सड़क पर आए टीचर्स ने भी आरोप लगाया कि हम लोग जौ के साथ घुन की तरह पिस गए। हम लोगों ने सारा प्रोसीड्यूर पूरा करके 2-2 जगह क्वालिफाई करके 3-3 जगह क्वालिफाई करके 7 साल सर्विस करके आज हम लोग सड़क पर हैं। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है और भर्ती घोटाले में ममता सरकार पर हमला बोला। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। 700 करोड़ रुपया उठाया, देखा दीजिए टीएमसी का सब लीडर लोग का, सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया, सब बेच दिया चाकरी।
पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, लेकिन सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर थी, जहां कई जगह बंगाल पुलिस ने शोभा यात्रा को लेकर रोक लगाई थी। हालांकि हाई कोर्ट से आदेश के बाद कई जगह इसकी इजाजत भी मिल गई और इसके बाद अलग अलग जिलों में बीजेपी नेताओं ने जुलूस निकाला। लेकिन कोलकाता में राम भक्तों की शोभा यात्रा पर हमला भी हो गया। लेकिन दुख की बात यह है कि इस शोभा यात्रा में लोगों के हाथों में तलवार और कुल्हाड़ी तक देखने को मिली। और रविवार को पूरे बंगाल में अलग अलग जगहों पर भगवा झंडों के साथ बीजेपी नेताओं ने जुलूस निकाला और शाम होते होते हंगामे की खबर भी आ गई। कोलकाता में पत्थरबाजी की खबर आई, जिसका वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा किया और आरोप लगाया कि यात्रा से लौटने के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं पर बर्बर हमला किया गया। भगवा झंडा ले जाने के कारण वाहनों पर पत्थर बरसाए गए और कार के विंडशील्ड तोड़ दिए गए। और ये सब कोलकाता के उसी इलाके में हुआ जहां वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने रैली निकाली थी। कि यही जगह पे जब राम भक्त निकलते हैं तो उनको रोका जाता है, लेकिन अगर वक्फ बिल के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहा है दूसरे समुदाय के लोग, उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता है। सवाल चुनावी भी है। साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी लगातार हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है और रामनवमी को बड़ा हथियार बनाया। हालांकि ममता बनर्जी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और रामनवमी को लेकर खास इंतजाम किए गए थे। ये हमला सिर्फ कोलकाता में ही नहीं हुआ, बल्कि कूच बिहार में भी बीजेपी दफ्तर पर हिंसा हुई। बीजेपी तो टीएमसी को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है, लेकिन पुलिस ऐसे आरोपों को खारिज कर रही है। बंगाल में रामनवमी को लेकर दिन भर संग्राम जारी रहा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा में खलल डालने की कोशिश हुई। दरअसल यहां हिंदुओं की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इसी दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई और इसके बाद यहां भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इस पत्थरबाजी में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। जुलूस में अफरा तफरी की ये तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इलाके में शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा है, फिर अचानक अफरा तफरी का माहौल दिखाई देने लगता है। तस्वीरें कानपुर के चंद्रेश्वर हाते की है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया। वहाँ पे ईंटें चलने लगे, पीछे से मेरे एक ईंटा लगा जैसे मैं गिर गया। मुस्लिम क्षेत्र से हम लोग निकल रहे थे, वहाँ से ईंटें चलना चालू हो गए। इस पत्थरबाजी से हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम घर है, निस्संदेह रूप से मुस्लिम घर है, मिस्री बाजार में मुस्लिम घर है, जहाँ पाएंगे और वो देखकर हमने बताया कि हम पहचान सकते हैं। अगर पुलिस कहेगी तो बता दिया जाएगा कौन से घर है। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने पथराव की बात का खंडन किया है। किसी प्रकार के कोई सिम्टम या कोई वीडियो क्या फोटोग्राफी वो भी नहीं मिला है कि कहीं कोई पथराव की वीडियो फोटोग्राफी किसी के पास हो। फिलहाल पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक युवक पर चाकू से हमले के बाद तनाव फैल गया और बताया जा रहा है कि यहां एक मुसलमान युवक ने हिंदू युवक पर चाकू से हमला बोल दिया और इसके बाद यहां माहौल गर्मा गया और बढ़ते बढ़ते ये विवाद हिंदू मुस्लिम तक जा पहुंचा। गुस्साए हिंदुओं ने आरोपी मुस्लिम युवक के दुकान को आग के हवाले कर दिया। इस चाकूबाजी की घटना के बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच यहां पर झड़प हो गई। पुलिस ग्रामीणों को रोकने की कोशिश करती नजर आई, तो वहीं गुस्साए लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। पूरा मामला रतलाम के कमेडी गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवक पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और फिर लोग यहां आक्रोशित हो उठे। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी लोग यहां नहीं माने और आरोपी की दुकान फूंक डाली। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाने के बाद यहां शांत कराया। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के आवास पर छापा मारा। ये कार्रवाई करोड़ों के बैंक घोटाले के मामले में की गई है। गोरखपुर के तिवारी हाता में जब ईडी की रेड पड़ी तो आसपास के लोग भी कुछ समझ नहीं पाए। ईडी की टीम अपने काफिले के साथ यहां दाखिल हुई। अधिकारी सीधे घर के भीतर पहुंचे और परिवार के सदस्यों से पूछताछ करते हुए कई घंटे जांच की। छापेमारी के दौरान विनय शंकर के भाई कुशल तिवारी मौजूद रहे। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। मतलब खाली एक राजनीतिक रूप से बदनाम करने का ये षड्यंत्र है और इस तरह से जाकर के कि हमने यहाँ छापा मारी, यहाँ छापा मारी। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने गंगोत्री एंटरप्राइजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस आरोप के बाद से गंगोत्री ग्रुप पर ईडी की जांच का सिलसिला जारी है।
ईडी की जांच में सामने आया था कि गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा ली। बाद में इस रकम को दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया और बैंकों की रकम को वापस नहीं किया। इससे बैंक के कंसोर्टियम को करीब 754 करोड़ 24 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इसके साथ ईडी ने गोरखपुर और महाराजगंज समेत करीब 8 जगहों पर छापेमारी की और बैंक घोटाले से जुड़े सबूत जुटाए। इसी आवास में वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको दिखा दें कि आज सुबह 6 बजे के करीब बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की छापेमारी यहां पर भी चल रही है। इस मामले में सीबीआई पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है। अब ईडी ने भी दबिश दी है। साल 2023 में ही ईडी के जोनल कार्यालय ने विनय तिवारी की करीब 27 संपत्तियों को जब्त किया था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को घेर रहा है, लेकिन यहां आलम तो ये है कि अब बिहार के मंत्री भी चोर उचक्कों के निशाने पर आ गए हैं और इसकी बहानगी रामनवमी के दिन देखने को मिली। जब कड़ी सुरक्षा और ड्रोन से निगरानी के बावजूद पटना शहर में शीतला मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी का बैग चोरों ने उड़ा लिया। रामनवमी के मौके पर मंदिरों में काफी भीड़ थी। मंत्री रेणु देवी भी शीतला मंदिर में पूजा के लिए पहुंची थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा निगरानी के बीच चोरों ने भीड़ का फायदा उठाते हुए मंत्री का बैग और मोबाइल चुरा लिया। घटना के बाद जब मंत्री रेणु देवी को चोरी का पता चला, तब उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ काफी खोजबीन की, लेकिन उनका मोबाइल और बैग नहीं मिला। जिसके बाद मंत्री के निजी सहायक ने बाईपास थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को पकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बिहार में मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में इन दिनों मस्जिदों पर बज रहे अवैध लाउडस्पीकर्स को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाउडस्पीकर्स को निर्धारित डेसिबल सीमा में बजाने का आदेश जारी किया था और अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लाउड साउंड के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने 72 मस्जिदों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और ये दावा किया है कि इन मस्जिदों में अवैध रूप से लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि ये लाउडस्पीकर बिना किसी वैधानिक अनुमति के लगाए गए हैं। वहाँ पर 72 मस्जिद पे अनधिकृत लाउडस्पीकर लगे हैं। पुलिस ने भी वो मान्य किया और हमने मांग की है कि जो इल्लीगल है, अवैध गैर कानूनी लाउडस्पीकर मस्जिद पे लगे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजधानी को नशा मुक्त करने का संकल्प ले चुकी हैं और इसी बीच पुलिस ने साउथ दिल्ली से ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक ऐसे ड्रग्स रैकेट को पकड़ा है जो पोर्टर सर्विस के जरिए घर तक महंगी ड्रग्स को सप्लाई करते थे। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए ड्रग्स का ऑर्डर लिया जाता था और ड्रग्स की ज्यादातर सप्लाई दिल्ली NCR के छात्रों के एरिया में यानी कॉलेज कैंपसेस में किया जाता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि राइड के जरिए एक बार ड्रग्स पहुंचाने के लिए 1000 रुपए मिलते थे और हर रोज वो 4 से 5 राइड कर ड्रग्स पहुंचाता था। और ड्रग्स की खेप इन आरोपियों को अफ्रीकी मूल के नागरिक मुहैया कराते थे। आरोपी के पास से करीब 29 ग्राम हाई क्वालिटी हेरोइन बरामद हुई है। इस मामले में बंटी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो दिल्ली NCR में ड्रग्स सप्लाई के धंधे में शामिल था। उस पर NDPS के तहत कई केस भी दर्ज हैं। सारी टाइप के प्रोफाइल्स के लोग मिले हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं और स्टूडेंट्स जैसे आपने बताया। तो डिफरेंट जो भी लोग इनसे रिक्वेस्ट करते थे उसके थ्रू ये जो हाई वैल्यू ड्रग्स हैं उनको ये सप्लाई किया जाता था थ्रू द पोर्टर सर्विस। इसी अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने भी बड़े ड्रग्स पेडलर को पकड़ा है जिनके पास से 315 ग्राम हेरोइन जब्त हुई। इस मामले में इमरान उर्फ चड्डी नाम के एक ड्रग्स पेडलर को भी गिरफ्तार किया गया है। इमरान भी दिल्ली NCR में ड्रग्स सप्लाई के धंधे में शामिल था। उस पर NDPS के तहत कई मामले भी दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अकबर नगर इलाका, जहां करीब 2000 से ज्यादा घर अवैध रूप से बनाए गए थे, अब अकबर नगर का नाम इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। जहां पहले एक अवैध बस्ती हुआ करती थी, वहां अब योगी सरकार भव्य पार्क बनाने जा रही है और इस पूरे पार्क में 6000 बड़े और 4000 छोटे पौधे लगाए गए हैं। जो कभी अकबर नगर नाम से जाना जाता था, उसका नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम से अब जाना जाएगा। करीब 9 महीने पहले जहां तोड़फोड़ हुई, अब यहां अकबर नगर नहीं है। एक बड़े हिस्से पर पार्क बन रहा है जिसे सौमित्र वन नाम दिया गया है। सौमित्र भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी का नाम है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस अकबर नगर पे जहां पर 2000 अवैध तरीके से बस्ती बनी थी, जिसे तोड़कर
योगी सरकार यहाँ पर अब खूबसूरत पार्क बना रही है। इसका नाम दिया गया है सौमित्र वन। पार्क में करीब 100 फीट लंबा गेट तैयार हो रहा है। इसमें बीम का काम पूरा हो चुका है। पार्क में बनी सीमेंटेड सड़क की दोनों साइड नारियल के पेड़ लगाए गए हैं, जो इस पूरे पार्क की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। ये जो पार्क बन रहा है ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। ये बादशाह नगर से और लेखराज के बीच में ये खूबसूरत पार्क बनाया जा रहा है। यानी जिस इलाके में लोग सालों से अवैध रूप से रह रहे थे और जिसके बाद इसे विशेष नाम की पहचान मिली, वो जमीन पर एक नए रूप में उभर रही है। वैसे तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पूरे देश में प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन पीएफआई जयपुर मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। एनआईए की जांच में ये सामने आया है कि पीएफआई योगशाला की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था और ज़कात के नाम पर वसूले गए पैसों से पीएफआई के आतंकी कैंप चलते थे। पीएफआई से जुड़े मेंबर्स को अपने ही शहर में कैंप चलाने की हिदायत दी गई थी। नौजवानों को हथियार चलाने और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवाई जा रही थी। इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी डीपीआई का समर्थन हासिल है ताकि भारत में 2047 तक इस्लामिक शासन लागू करने के मंसूबों को अंजाम दिया जा सके। जांच के दौरान चाकू, एयरगन, कुल्हाड़ी और तमाम आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई थी। पीएफआई के जयपुर के एक अकाउंट से 2011 से 2022 के बीच दौरान करीब 3 करोड़ रुपए जमा होने की जानकारी भी मिली थी। एनआईए की छापेमारी में जयपुर में पीएफआई दफ्तर से एक लाल रंग की डायरी भी बरामद हुई, जिसमें कई लोगों के नाम का पता चला। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, जो फर्जीवाड़ा करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाकर मोटी कमाई कर रहे थे। पुलिस को गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी पैन कार्ड और आईडी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। इन्होंने आधार का डुप्लीकेट वेब पेज डेवलप किया हुआ था, उसके अंदर ये लोग उसको डेवलप करवाते थे और उससे एक पर्टिकुलर शुल्क है वो यूपीआई के माध्यम से लोग कलेक्ट करते थे, ताकि जो व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट और अपना आइरिस स्कैन दे रहा है उस व्यक्ति को इस प्रकार का वहम ना हो कि वो एक गलत कार्य करवा रहा है। उनमें से कुछ लोग हैं। ये गैंग उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत 13 राज्यों में सक्रिय था। दरअसल वैध आईडी में बदलाव कराने के लिए आवेदक को अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जबकि गैंग के लोग बिना दस्तावेज के ही आईडी बना देते थे और उसमें संशोधन भी करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। कहावत है कि मोहब्बत में सब कबूल है। कुछ ऐसी ही अनोखी प्रेम कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सामने आई, जहां शबनम नाम की एक महिला ने धर्म की दीवार तोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया और शिवा नाम के लड़के से शादी कर ली। मामला अमरोहा के सेंध गली इलाके का है, जहां शबनम नाम की शादीशुदा महिला की दोस्ती 12वीं में पढ़ने वाले शिवा से हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद पहले पति को तलाक देकर शबनम ने अपना नाम शिवानी रख लिया। शिव और शिवानी की ये प्रेम कहानी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई भी मेरी जिंदगी में कोई दखलंदाजी ना करे, क्योंकि ये मैंने अपनी खुद की खुशी से अपनाया है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। शबनम उर्फ शिवानी अपने नए आंगन में बेहद खुश है। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शिवा के परिवार को अपना चुकी है। ये जवाब है समाज के उन ठेकेदारों को जो धर्म की दीवार खड़ी कर देते हैं। अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो ये खबर फिर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में एक युवती ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया, लेकिन नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान एक महिला को वेज की जगह नॉनवेज बिरयानी खिला दी। और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉनवेज भेज कैसे दिया। ये आंसू हैं उस युवती के हैं जिसने पूरी जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन नवरात्र के मौके पर रेस्टोरेंट की गलती के चलते इनका धर्म भ्रष्ट हो गया। प्लेट में रखी ये बिरयानी देखिए, उस पर रखा मांस का टुकड़ा आपको साफ दिखाई देगा। मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा, आम्रपाली लेजर वैली, सेक्टर 2, बिसरक। और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉनवेज बिरयानी। जैसे ही खाना ऑर्डर हुआ, महिला ने खाना शुरू कर दिया। 1-2 बाइट खाने के बाद अचानक बिरयानी में मांस का टुकड़ा आ गया और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। युवती ने आरोप लगाया कि नवरात्रों में जानबूझकर नॉनवेज बिरयानी भेजी है और आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। वक्त तेजी से बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ दिल्ली ने भी बदलाव की बड़ी तैयारी कर ली है।
चर्चा है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल बाइक ऑटो पर बैन होने वाला है, यानी दिल्ली की सड़कों पर अब सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दौड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार एक नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है और इसे 15 अगस्त से दिल्ली में लागू किया जा सकता है। यानी मिडिल क्लास जो है उसके ऊपर ये अगर डिसीजन थोपा जाता है तो ये उसकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। सीएम रेखा की सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसका सबसे बड़ा असर ऑटो और बाइक चालकों पर पड़ेगा। सबसे पहले ऑटो की बात करें तो 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा। सभी सीएनजी ऑटो परमिट 15 अगस्त 2025 से केवल ई ऑटो परमिट से बदले जाएंगे। बाइक की बात करें तो 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल डीजल सीएनजी के नए 2 पहिया वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इसी तरह कार चालकों यानी 4 पहिया गाड़ियों की बात करें तो दिल्ली में निजी कार मालिकों को तीसरी या उससे अधिक कार के लिए केवल इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी, यदि वही पता पंजीकरण में है, जबकि अब सिटी बसें भी केवल इलेक्ट्रिक ही खरीदी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट पर काम चल रहा है। पॉलिसी को रिकमेंडेशन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद रिकमेंडेशन पर विचार कर पॉलिसी को कैबिनेट में भेजा जाएगा। तो अगर आप भी पेट्रोल बाइक या कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो अभी भी वक्त है ईवी की तरफ जाने का, क्योंकि पॉल्यूशन से जूझती दिल्ली में ईवी ही बेहतर सॉल्यूशन है। और अगली खबर पाकिस्तान से आई, सीमा हैदर से जुड़ी हुई है, देखिए खबर। सीमा हैदर और सचिन मीणा की बच्ची का नाम भारती रखा गया। सीमा हैदर भारती को मीरा नाम से भी बुलाएगी। भारती का बर्थ सर्टिफिकेट भी बन चुका है। इस खास पल को यादगार बनाने के लिए खूब तैयारियां की गई थीं। सेलिब्रेशन और भारतीय रीति रिवाज ने पाकिस्तानी सीमा हैदर का दिल जीत लिया। हमारे पूरे घर वाले जिस तरह इसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक लड़के की तरह मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान में वैसे भी लड़की लड़का बराबर ही माना जाता है। तो ये चीज़ देख के बहुत खुश हूँ मैं, और मेरी बेटी है तो मैं एक नई जिंदगी को देख रही हूँ, नई चीज़ें देख रही हूँ। और जैसे छोचक में ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है ये सब। एडवोकेट एपी सिंह भी शगुन लेकर सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर पहुंचे। कुआं पूजन की रस्म अदा की गई। इस दौरान तमाम मेहमान भी आए थे और सबने मिलकर इस खास पल को यादगार बनाया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी समारोह में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब उत्तराखंड से आई बारात में जूता चुराई के नेक पर ही विवाद खड़ा हो गया और इसके बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और पूरा मामला थाने तक पहुंच गया। देहरादून का मोहम्मद साबिर बारात लेकर बिजनौर पहुंचा था। निकाह के बाद शादी की रस्में चल रही थी। जूता चुराने की रस्म के दौरान साली ने 50,000 नेक मांगा। लड़के ने जेब से 5,000 रुपए दिए तो वहाँ माहौल बिगड़ गया। आरोपों के मुताबिक दूल्हा और उसके परिवार को बंद करके पीटा गया। बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा। जिसके बाद दूल्हे के सपनों पर पानी फिर गया और बारात को बिना दुल्हन के ही बैरंग लौटना पड़ा। पुलिस भी इस पूरे मामले में सुलह नहीं करवा पाई। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी की वजह से जल संकट गहराने लगा है और इसका असर न सिर्फ इंसानों पर बल्कि उनके रिश्तों पर भी पड़ रहा है। मामला डिंडोरी से है, जहां पानी के लिए पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली गई। नहीं आएंगे, पानी नहीं है तो हम क्या करने आएंगे भाई, बिना पानी का कोई काम नहीं होता। सुना आपने इस बेचारे शख्स की पत्नी ने क्या कहा। घर में सब कुछ है लेकिन नहीं है तो बस पानी, जिसकी वजह से इनकी हंसती खेलती जिंदगी में भूचाल आ गया। बढ़ती गर्मी की वजह से ये समस्या और बढ़ गई। दावा किया जा रहा है जिसके चलते इस शख्स की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो एक ही जिद पकड़ी है कि भाई पानी नहीं तो हम भी नहीं। दरअसल गांव में 2 नल जल योजनाएं लागू हैं, फिर भी पानी की आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब है। यहां जल जीवन मिशन के तहत एक योजना लागू की गई थी। इसके लिए पानी की टंकी भी बनाई गई, लेकिन इसका फायदा यहां मौजूद घरों को नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को चुकाना पड़ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर पानी की समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो और भी महिलाएं अपने मायके जा सकती हैं। हम चली गई, हम भी जा रहे हैं, हमारी बहू भी भाग रही है। और अब बात करेंगे हरियाणा के पंचकुला में हुई एक अनोखी शादी की, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। ये शादी बिल्कुल आम शादियों की तरह ही थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये पुलिस के पहरे में करनी पड़ी। जब दूल्हा घोड़ी बग्घी पर बैठकर ढोलबाजों के साथ बारात लेकर पहुंचा तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि मौके पर पुलिस की टीमें तैनात रही। इलाका छावनी में तब्दील हो गया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो ये सिक्योरिटी किसी वीआईपी के लिए की गई। मामला मौली इलाके का है। बताया जा रहा है जब दलित लड़की की शादी में दूल्हे के घोड़ी पर चढ़कर आने की बात सामने आई थी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिस पर पुलिस ने गांव वालों से बात कर इसका समाधान निकाला। पुलिस की सुरक्षा में निकली बारात में लड़के वाले नाचते गाते दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे। गांव वाले भी शादी समारोह में शामिल हुए। इसके बाद लड़की और लड़के के रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की रस्में निभाई गई।
जिससे अब ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपने चोर और चोरी के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां चोरी के बाद चोर एक लेटर छोड़ गया और इसमें उसने चोरी की वजह और मजबूरी भी बताई। कंप्यूटर से टाइप किया गया ये लेटर जरा गौर से देखिए। ये चोर का कबूलनामा है, जिसमें उसने चोरी की वजह बताई है। चोर ने इस लेटर में सबसे पहले माफी मांगी है और उसके बाद उसने चोरी की वजह का विस्तृत वर्णन किया है। चोर ने इस लेटर में लिखा है कि वो मोहल्ले का ही रहने वाला है और कर्ज से परेशान होकर चोरी कर रहा है, क्योंकि उसे कर्जदारों को पैसे लौटाने हैं। इतना ही नहीं, चोर ने दुकानदार को पैसे वापस करने का भी भरोसा दिया है। चोर ने बड़ी ही शालीनता से लिखा है कि वो उतने ही पैसे चुरा रहा है जितना कर्ज चुकाना है। चोर ने 6 महीने में पैसे लौटाने का वादा भी किया है और हाथ जोड़कर चोरी के लिए माफी भी मांगी है। चोरी की ये अनोखी घटना खरगोन कोतवाली इलाके के जमींदार मोहल्ले की है, जहां बीती रात 2.5 लाख रुपए की अजीबोगरीब चोरी हुई। दुकान में रखे रुपए में से चोर 2.5 लाख रुपए ले गया और 50,000 रुपए छोड़ गया। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब अज्ञात चोर की ये चिट्ठी है, जिसमें उसने चोरी की मजबूरी लिखी है। फिलहाल पुलिस इस अनोखे चोर की तलाश कर रही है। राजस्थान के बीकानेर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां चोरी करने के बाद चोर का मानो हृदय परिवर्तन हो गया हो और उसने मंदिर के बाहर से चुराई गई बाइक को वापस वहीं पर पार्क कर दिया। देखिए कैसे आरोपी बाइक को वहां खड़ा करने के बाद हाथ जोड़ता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाइक को मंदिर के बाहर वापस वहीं खड़ा कर दिया। चोर की इस अजीबोगरीब हरकत का वीडियो मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें दिखाई दे रहा कि आरोपी ने कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ है और वो चोरी की गई बाइक से मंदिर के पास आया। इसके बाद बाइक को खड़ा करके एक बार हाथ जोड़ते हुए वहां से चला गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आरोपी ने बाइक को वहां खड़ा किया, उस वक्त मंदिर में आरती हो रही थी, जिसकी वजह से किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। जब लोग मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने वहां बाइक को देखी और इसके बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पूरे मामले की जानकारी हुई। चोर की इस हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग तरह तरह कमेंट भी कर रहे हैं। सड़क पर कहीं भी सामान से भरा ट्रक या टैंकर पलटे तो एक काम सबसे पहला होता है और वह है लूट, सामान की लूट। फिर चाहे उसमें दूध भरा हो, पेट्रोल हो, लोग आपदा में भी अवसर ढूंढने लगते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, ऐसी तस्वीरें इस देश की गरीबी को भी बयान करती हैं। ये तस्वीरें उसी का एक सबूत हैं, जहां तेल लूटने की होड़ मची है, भले ही तेल काम का न बचा हो। यूपी के गाजीपुर में तेल से भरा टैंकर पलटने के बाद ये नजारा देखने को मिला। जरा तस्वीरें देखिए तो सही, टैंकर पलटा पड़ा है। ड्राइवर कंडक्टर कहीं घायल पड़े होंगे, लेकिन बाकियों के लिए ये आपदा में अवसर है। नींद की वजह से पलटी मार गया और गांव वाले उसको उठा के लेके घर जा रहे हैं, खतरे का समय है। यानी टैंकर पलटा, तेल तालाब में पहुंच गया और लोग उसी तालाब से तेल भरने लगे, बिना ये सोचे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। हैरत की बात तो ये भी थी कि हादसे के घंटों बाद तक पुलिस नहीं पहुंचती भी क्यों? कौन सी सड़क जाम थी? और चलिए अब हम आपको लापरवाही और समझदारी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। बिहार के दरभंगा में रेलवे के खुले फाटक को खुद लोको पायलट ने उतरकर बंद किया और ट्रेन को रवाना किया गया। वीडियो दरभंगा के सक्रिय हरनगर रेलखंड के बेनीपुर अनुमंडल का है, जहां रेलवे फाटक खुला है और सामने ट्रेन खड़ी है। इसी बीच ट्रेन का लोको पायलट उतरा और खुद फाटक बंद करने लगा। इसके बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। फाटक पार करने के बाद चालक ने फिर से ट्रेन रोकी और इस बार गार्ड उतरे और फाटक को खोल दिया, जिसके बाद रेलवे फाटक के दोनों ओर खड़े वाहन रवाना हुए। ये वीडियो देखकर लोग ट्रेन चालक की सूझबूझ और जागरूकता की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस फाटक पर सिर्फ 12 घंटे गेटमैन की तैनाती रहती है। यहाँ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई गेटमैन नहीं रहता। उत्तर प्रदेश के इटावा में टमाटर की गिरती कीमतों से परेशान किसानों ने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ किसानों ने ट्रैक्टर चलाकर खुद पैदा किए हुए टमाटर की फसल को ही नष्ट कर दिया।
ट्रैक्टर टमाटर के खेतों को नहीं बल्कि इन किसानों की उम्मीदों को रौंद रहा है, पर ऐसा करने का फैसला भी खुद इन किसानों ने लिया। मुनाफे की उम्मीद में किसानों ने खेती के लिए बैंक से कर्ज लिया, पर बाजार ने ऐसा धोखा दिया कि किसानों के सभी सपने ही टूट गए। बहुत उम्मीदें थी कि हमने ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, शादियां कर लेंगे बच्चों की, सब कुछ था, सब अधूरा रह गया। कर्ज से छुटकारे के लिए कर्ज के जाल में फंसने को मजबूर इन किसानों को समझ नहीं आया कि इन टमाटरों का क्या करें।